हेलो गाइस, वेलकम बैक 6 मंथ जेई बैच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब और आप लोग मेरे साथ मशीन का पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो आपको याद है कि हमने अपने पिछले सेक्शन में मशीन में सिंक्रोनस मशीन के सिंक्रोनस जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर को स्टडी कर लिया है। उसमें हम लोगों ने स्टडी किया सिंक्रोनस अल्टरनेटर क्या होता है, उससे जुड़े ढेरों सवाल और उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और साथ ही साथ हमने उसके ईएमएफ इक्वेशन को भी स्टडी कर लिया है। उसके साथ ही हमारा उसी क्लास में पूरा सिंक्रोनस अल्टरनेटर खत्म हो गया। तो बच्चे उसके न्यूमेरिकल्स में किसी दिन आपको क्लास में करा दूंगा या फिर आपको उनको सेंड कर दूंगा, आप लोग उनको अटेंड कर लीजिएगा। उसकी सॉल्यूशन भी आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। उसके बाद आज की इस क्लास में हम लोग सिंक्रोनस मशीन के अगले प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आप सिंपल सी जानते हो कि सारी की सारी रोटेटिंग मशीन दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है जनरेटर, एक होता है मोटर। तो उसी प्रकार से सिंक्रोनस मशीन भी दो प्रकार की है, एक जनरेटर एक मोटर। तो हमने जनरेटर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे भैया सिंक्रोनस मोटर को। क्या पढ़ेंगे? सिंक्रोनस मोटर। इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यकाली मोटर। बहुत ही बढ़िया मोटर है, एकदम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है भैया। आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? स्पीड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों रहती है आज बताऊंगा। स्पीड कांस्टेंट रहती है नियत, यानी कि इसकी स्पीड का रेगुलेशन नहीं हो सकता। स्पीड रेगुलेशन इज नॉट अवेलेबल इन दिस मोटर, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में स्पीड रेगुलेशन अवेलेबल नहीं होता है। मतलब क्यों नहीं होता वो मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है धीरे धीरे। जब हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा खुद ही शायद समझ जाएंगे कि एक्चुअली स्पीड रेगुलेशन इसलिए नहीं होता है। खैर वो बात की है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो एज जनरेटर मोटर के भी दो ही पार्ट रहेंगे, क्योंकि भैया रोटेटिंग मशीन तो कोई भी हो, इसके संरचना के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी संरचना बिल्कुल समान रहती है। किसके समान? अल्टरनेटर के समान। अल्टरनेटर के समान मतलब सेम एज अल्टरनेटर। तो जो हमने अपनी पिछली क्लास में रोटर और स्टेटर वाला पोर्शन देखा था, इसकी संरचना भी वैसी होती है। बाकी मैं वर्किंग समझाते समय आपको इसकी संरचना को इन डिटेल भी समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। फिलहाल बात करें तो कोई भी रोटेटिंग मशीन है, बाकी मोटर्स की तरह इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। एक रहता है स्टेटर, एक रहता है रोटर। इसके स्टेटर को आर्मेचर भी कहते हैं और रोटर को फील्ड भी कहते हैं। जैसा कि हमारा अल्टरनेटर में भी सेम पोर्शन था कि स्टेटर को आर्मेचर भी कहा गया था और रोटर को फील्ड भी कहा गया था। अब बात आती है सप्लाई देने की। तो इसमें सिंक्रोनस मोटर में जो सप्लाई कनेक्ट की जाती है वो स्टेटर पर की जाती है 3 फेस AC सप्लाई, और रोटर पर भी यहाँ पर एक सप्लाई देनी पड़ती है, वो होती है DC सप्लाई। तो भैया ये तो दोनों जगह सप्लाई देने वाली कहानी बन गई। मतलब रोटर पर सप्लाई अलग देनी पड़ रही है, स्टेटर पर सप्लाई अलग देनी पड़ रही है। ये भी बड़े मजे की बात है यार। तो अब बात ये आती है कि स्टेटर पर सप्लाई दे रहे हैं, रोटर पर सप्लाई दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो उस कॉन्सेप्ट को हम अभी वर्किंग में सीखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हो गई है जिसमें हम लोगों ने सिंक्रोनस मोटर का बेसिक सीख लिया है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि होता क्या है सिंक्रोनस इंट्रोडक्शन। वही एज ऑलवेज आई जस्ट वांट टू से यू दैट कि हमको किसी मशीन को समझने के लिए 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। परिचय, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और हो सके तो उसके उपयोग। तो परिचय के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। वो ये है कि इस मोटर का जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इस मोटर का जो मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है वो किया जाता है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट यानी कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इस मोटर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्या होता है? पावर फैक्टर को सुधारने के लिए
सिंक्रोनस मोटर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ये पावर फैक्टर सुधरता कैसे है सिंक्रोनस मोटर का? वैसे तो ये बात मैं इसकी वर्किंग के बाद बताने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अब जब जिक्र आ गया है तो इसको साथ साथ बताते हुए चलता हूँ। तो इसका पावर फैक्टर कैसे सुधरता है कि जब हम इस मोटर को ओवर एक्साइटेड करके चलाते हैं, मतलब जब इसको ज़्यादा वोल्टेज पर चलाते हैं, तब हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है। यानी कि सिंक्रोनस मोटर की ये प्रॉपर्टी है कि जब आप इसको ओवर एक्साइटेड करके चलाओगे तो ये लीडिंग पावर फैक्टर देगी। तो लीडिंग पावर फैक्टर यानी कि पावर फैक्टर इम्प्रूव कर देती है। तो खैर ये बात की है, इसको हम थोड़ा और बाद में डिस्कस करेंगे वर्किंग के समय पर। फिलहाल बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर के टाइप्स की। तो सिंक्रोनस मोटर बेसिकली तो वैसे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फेस की ही मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ 3 फेस की देखने को मिलती हैं। सिंगल फेस की सिंक्रोनस मोटर सिंगल फेस की भी पाई जाती हैं। यानी कि सिंगल फेस की सिंक्रोनस मोटर भी अक्सर यूज़ में देखने को मिल जाती हैं। उनमें से कुछ के एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। जैसे हमारे पास होती है स्टेपर मोटर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में, सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर में भी आती है और डीसी सिंक्रोनस मोटर में भी आती है। इसकी भी स्पीड कांस्टेंट रहती है सिंक्रोनस मोटर की, बस स्टेपर मोटर की क्या है कि ये झटके ले लेके चलती है, झटके ले लेगा। ये स्टेपर मोटर कहाँ यूज़ की जाती है? साथ जब जिक्र आ गया तो बात भी कर लेते हैं। स्टेपर मोटर यूज़ की जाती है घड़ियों में। किसमें? घड़ियों में। तो दुनिया की सारी घड़ियों में स्टेपर मोटर यूज़ की जाती है। रिलक्टेंस मोटर भी सिंक्रोनस मोटर का ही एक प्रकार है। रिलक्टेंस मोटर सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर का ही एक प्रकार है भैया, ठीक है। एसी सीरीज मोटर भी, लेकिन एसी सीरीज मोटर बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराती हैं, वो अलग चीज़ रह जाती है। तो फिलहाल और 3 फेस सिंक्रोनस मोटर के बारे में तो हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं ही अभी आज की क्लास में हम लोग। तो क्लास को करते हैं आगे। और स्टेटर, आर्मेचर, रोटर, फील्ड, ये बात मत भूल जाना क्लास के आखिर तक, क्योंकि क्लास के आखिर तक पहुंचते पहुंचते हमको इन 2 चीज़ों की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि अब मैं आपको 3 फेस सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग को समझाने जा रहा हूँ। किसको समझाने जा रहा हूँ? 3 फेस सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग को आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूँ। और वर्किंग को समझने के लिए हमको अति आवश्यकता पड़ने वाली है, जो मैंने आपको 2 बातें अभी मिटा दी हैं उनकी। वर्किंग यानी कि कार्य विधि। तो वर्किंग या फिर कार्य विधि को सीख लेते हैं। तो वर्किंग होती क्या है? वर्किंग पूरी देखिएगा। जैसा कि हमको पता है स्टेटर रोटर 2 पार्ट रहते हैं। इसका रोटर कुछ ऐसा है, मान लीजिए। मैं जितना हो सके आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ताकि ज़्यादा कठिनाई ना हो। और ये मान लीजिए इसका स्टेशनरी सेक्शन है। ये पूरा इसका स्टेशनरी सेक्शन मान लीजिए, ये लीजिए। यहाँ पर हमने ये कंडक्टर्स रख दिए हैं। ये यहाँ पर हमने 3 फेस एसी सप्लाई प्रोवाइड करा दी। चलिएगा थोड़े से इसी में भी लिख लेते हैं 2-4 बातें भैया। ये इसका योक या फिर ये वाला स्टेशनरी पोर्शन है, स्टेटर। ये वाला सेक्शन रोटर का है। ये डीसी सोर्स रहेगा, या फिर इसका दूसरा नाम एक्साइटर भी होता है कभी कभी। चलिए, तो ये जो डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ये नॉर्मल सा रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की है मैंने। और वो है आपका
थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का। दो पार्ट है, स्टेटर एंड रोटर। तो जब हमने थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की, तो थ्री फेज सप्लाई कहाँ प्रोवाइड करते हैं इसमें हम जो सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं स्टेटर पर। किस पर करते हैं? स्टेटर पर। तो हमने भैया स्टेटर पर थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्टेटर है ये एक कोर के अंदर लगे हुए हैं, यानी कि कोर के अंदर होने से इनमें एक मतलब एक जो है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ये लीजिए। तो अब क्या है कि जब आप इस स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड कराओगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। बस मेरा सवाल ये है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस प्रकार के नेचर का होगा। तीन ऑप्शन भी दे देता हूँ। एक है कांस्टेंट, एक है अल्टरनेटिंग, एक है रोटेटिंग। तो बताइए ज़रा इन तीनों में से किस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड होगा, बताइए। जब हम स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो होता क्या है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत पहले से समझा रखा है, आपको याद होगा अगर ये वाली बात। तो मैंने बताया था कि जब हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं तो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये बात याद रखो यार, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ है EIM में बताई, मशीन में बताई, 1000 बार बताई, फिर भूल जाएंगे तो गलत बात है। तो डीसी सप्लाई देने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है कांस्टेंट नेचर का। मतलब ये एक बार N और S पोल बन गए तो ये ख़त्म नहीं होते, ऐसे कैसे बने रहेंगे। और सिंगल फेस AC सप्लाई देने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है अल्टरनेटिंग नेचर का। और थ्री फेस AC सप्लाई देने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रन करता है? वो रन करता है भैया सिंक्रोनस स्पीड से। अभी जो हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़ के आए हैं जस्ट पिछले चैप्टर में, उसमें क्या पढ़ाया था इंडक्शन मोटर में? अरे बाबा यही तो पढ़ाया था जो सिंक्रोनस स्पीड। अच्छा अगर आप याद करें तो हमने अपने इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड का कई बार जिक्र किया था कि सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड, ये सिंक्रोनस की स्पीड है, ये इसके रोटर की स्पीड है। तो सिंक्रोनस का मतलब आर्मेचर। अरे तो आर्मेचर को घूम रहा था क्या उसका? मतलब जब वो आर्मेचर घूम रहा था क्या? मुझे तो याद ही नहीं कि उसका आर्मेचर घूमता था। उसका आर्मेचर स्थिर रहता था जहाँ तक मुझे याद है। तो जब आर्मेचर स्थिर था उसका, तो फिर क्या दिक्कत है? तो सिंक्रोनस स्पीड का मतलब था वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। तो याद रखें जब आप थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे तो उससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा रोटेटिंग नेचर का, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं RMF। और एक डेरिवेशन भी है प्रोडक्शन ऑफ RMF, उसको ऑलरेडी करा चुके हैं हम लोग। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से दोबारा पूछिएगा, आपको दोबारा करा दिया जाएगा। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ RMF। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। बात ये क्लियर हुई भैया कि थ्री फेस AC सप्लाई देने पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो होता है हमारा रोटेटिंग नेचर का। किस नेचर का होता है? वो होता है हमारा रोटेटिंग नेचर का। ठीक है भैया। और जब वो रोटेटिंग नेचर का होता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने जब इसको थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइड की है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा वो भी रोटेटिंग नेचर का होगा और वो भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा होगा। तो यदि ये टू पोल मशीन है, मतलब यदि ये टू पोल मशीन है तो इसमें वो आपका रोटेट कर रहा होगा, क्या बोलते हैं, 3000 RPM से। और यदि ये 4 पोल मशीन है, मतलब यदि इफ़ P बराबर 4 तो स्पीड जो हो जाएगी NS वो हो जाएगी 1500 RPM, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो इंडिया में 50 हर्ट्ज से रहनी है, तो इसीलिए 1500 RPM की स्पीड यहाँ पर
हो जाएगी। तो अब बात यह है भैया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना है, ये बहुत जरूरी बात आ रही है कि स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना है इसमें, वो तो भैया 1500 आरपीएम की स्पीड से चक्कर मार रहा है। मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो अगर ये वाला डेटा है, मतलब पोल 4 है और फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई 50 हर्ट्ज से, तब इस स्टेटर में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड दबा के चक्कर मार रहा है 1500 आरपीएम की स्पीड से। और रोटर बेचारे डीसी सप्लाई लेके बैठे, इसमें एन और एस पोल बन गए एक जगह, और रोटर कह रहे हैं मुझे आप ले आ सको तो ले जाओ, वरना मैं तो पड़ा हूँ एक जगह। रोटर हैं 100 साल के वृद्ध, मतलब इनमें थोड़ी जान है लेकिन हिलने डुलने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है कांस्टेंट नेचर का। कांस्टेंट मतलब एक बार एन और एस पोल बन गए, मतलब बन गए। इनको पैरालिसिस का अटैक आ गया है, आप खुद ही इनको उठा के बैठा दे तो बैठा दे, ये वरना पड़े रहेंगे ऐसे। मतलब कि अगर इस रोटर को मैकेनिकली घुमाया जाए तब तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी घूमेगा, वरना मैग्नेटिक फील्ड नहीं घूमेगा। तो अब आती है थोड़े मज़े की बात, देखो कितना मज़ा आने वाला है। मज़े की बात यह है कि ये जो सिंक्रोनस स्टेटर वाला है, जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका सिंक्रोनस स्पीड यानी कि NS से, जो कि फ़िलहाल 4 पोल के साथ 1500 आरपीएम है, रोटेट कर रहा है। 1500 आरपीएम, 1 मिनट में 1500 बार चक्कर लगा रहा है। तो मान लो कि किसी समय पर यहाँ पर इसका स्टेटर का N पोल था किसी समय पर, तो उस N पोल ने इस वाले रोटर को क्या किया कि उस N पोल ने इस रोटर को थोड़ा सा इधर खिसका दिया, क्योंकि N और N पोल आपस में रिपेल करेंगे। तो जब ये हमने माना है, ये हमने खुद से माना है कि माना किसी समय पर स्टेटर का N पोल यहाँ पर है, तो उस N पोल ने क्या किया, और हम रोटर को, ये बात याद रखें, रोटर को हमने पहले से डीसी सप्लाई दे दी है। और रोटर को डीसी सप्लाई देने से हुआ क्या कि रोटर में एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मतलब N पोल और S पोल एक जगह बन गए हैं। बस दादाजी उम्र में वृद्ध है लेकिन थोड़ी जान बची हुई है इनके अंदर, मतलब आप इनको लेके जाना चाहोगे तो भाग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद नहीं भाग सकते, आलसी समझ लो चाहे नहीं। ठीक, तो अब ये जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड था, ये N पोल यहाँ पर आया माना हमने, तो इस वाले N और N के कारण सेम पोल पर क्या होता है, सेम पोल पर होता है रिपल्शन। निकल जाओ भाई, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। सेम पोल पर होता है रिपल्शन, इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो जिसके कारण से क्या होगा कि ये रोटर हल्का सा इधर की साइड को भागेगा, मतलब दूसरी साइड में दूर भागेगा। लेकिन चूंकि ये तो है नहीं कि N पोल यहाँ खड़े ही रहेगा, इंतजार करेगा कि दादाजी को उठा के मैं थोड़ा घुमा फिरा लाऊं, ऐसा नहीं है। अगले ही क्षण, चूंकि 1500 आरपीएम, 1 मिनट में 1500 बार तो N आना, 1500 बार ऐसा आना भैया यहाँ पर 1 मिनट में। तो अगले ही क्षण यहाँ पर आ जाता है S, मतलब N बेचारे का काम खत्म नहीं हुआ, N को धक्का देके आ गया S। अब S पोल जो कि नॉर्थ पोल यानी कि N के अपोजिट है, तो लॉजिकल बात है कि N के अपोजिट वाला पोल है S, और अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अपोजिट पोल करते हैं अट्रैक्ट, आ जाओ, यानी कि आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई मधुर कन्या किसी नौजवान को आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार S पोल N पोल को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो होगा क्या कि N पोल ने जब इस पोल को दूर भगाया था, S पोल कहेगा आजा बेटा वापस, कहाँ जा रहा है तू मुझसे दूर, और इसको वापस से इधर खींचेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और अब मान लीजिए कि पहले तो N पोल ने N पोल को रिपेल किया, थोड़ा सा इधर खिसका, वापस से अगले क्षण S पोल यहाँ पर आ गया, S पोल ने वापस से इसको कर लिया, फिर अगले ही क्षण फिर से यहाँ पर N पोल आ जाएगा, फिर वो रोटर को दूर भगाएगा, फिर अगले ही क्षण S पोल आ जाएगा, फिर वो रोटर को पास खिसकाएगा। यही प्रक्रम चलता रहेगा और आपका रोटर जरा सा भी नहीं घूमेगा। ये पूरा प्रोसेस है। रोटर क्या करेगा बेचारा, यहीं पर खड़ा खड़ा ऐसे ऐसे कैसे
हल्का नाम मात्र ऐसे करके, बहुत नाम मात्र, ज़्यादा तो हिलता भी नहीं, हिलता हुआ दिखा। जब आप कभी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करोगे तो रोटर हिलता हुआ तो दिखाई नहीं देता, बस आवाज़ आती है कि हिल रहा है। तो ये बहुत, क्योंकि देखो 1500 बार एक मिनट में आ जा रहे हैं, 1500 बार आगे पीछे कर रहे हैं, कहाँ दिखाई देगा? वो भी नाम मात्र का सा कहाँ दिखाई देगा फिर? तो वो दिखाई नहीं देता। तो पूरा प्रोसेस समझिए कि रोटर को डीसी सप्लाई से जोड़ा गया है और स्टेटर में एसी 3 फेस एसी सप्लाई दी गई, जिसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना है जो कि 4 पोल के लिए 1500 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो जब रोटर में यहाँ पर एन पोल है, हमने माना स्टेटर में यहाँ पर एन पोल है, इसके कारण से प्रतिकर्षण के कारण रोटर उधर भागेगा। अगले ही क्षण यहाँ पर एस पोल जाएगा, रोटर को अपनी ओर खींच लेगा। अगले ही क्षण एन पोल वापस से, फिर एस पोल, फिर वापस एस पोल एन पोल, एस पोल एन पोल, ऐसे करके ऐसे चलता रहेगा। तो इस कारण से क्या होगा कि ना तो रोटर इधर जाए ना रोटर इधर जाए, ये यहीं पर टिल्ट करता रहेगा। क्या करता रहेगा? रोटर करेगा आपका टिल्ट। टिल्ट मतलब इधर उधर हिलना, इधर उधर कंपन करना। टिल्ट का दूसरा नाम यहाँ पर कंपन भी बोल सकते हैं। तो यहीं पर पड़ा कंपन करता रहेगा। तो अब आप जरा अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मुझे ये बताएं कि फिर इसके लिए क्या समाधान किया जाए कि मोटर हमारी स्टार्ट हो जाए। मतलब इस प्रकार से तो ये है कि मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, लेकिन मोटर तो बनाई गई है, चली भी है, तभी तो हमको पढ़ रहे हैं, तो फिर मोटर स्टार्ट तो करनी पड़ेगी। तो अब आप मुझे ये बताइए सोच समझ के अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कि मोटर स्टार्ट होगी कैसे, मोटर को किस प्रकार स्टार्ट किया जाना चाहिए, ये बात आप मुझे बताइए ज़रा। तो इसको ज़रा ध्यान से सोच लीजिए, आधा मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप रियलाइज़ करिएगा कि क्या ये वही बात थी जो आपने सोची। अगर आप सोच पाए तो, वैसे तो अगर ज़्यादातर लोग तो इन्हें तो सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि उनकी बुद्धि ने कर दिया है काम करना बंद, तो उन लोगों ने सोचना कर दिया बंद। खैर फिलहाल वो सब बातें मैटर नहीं करती, फिलहाल हम इसको स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो अब होता क्या है कि इसके लिए अब यहाँ पर क्या है, इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक लड़का खड़ा हुआ है, दूसरा लड़का 1500 आरपीएम की स्पीड से भागता हुआ आया और वो कह रहा है कि आ जा मेरे साथ। ऐसा हो सकता है कभी कि एक खड़ा हुआ लड़का था, दूसरा लड़का 1500 आरपीएम की स्पीड से भागता हुआ आया और उस खड़े हुए लड़के का हाथ पकड़ कर अपने साथ भाग ले गया, भगा कर ले गया। ऐसा हो सकता है कभी? एज्यूम कर सकते हो सिचुएशन को, बल्कि उसका हाथ पकड़ेगा तो लुढ़कता और चला जाएगा बेचारा जो खड़ा था, वहीं पर घिस जाएगा सारा उसका पूरा पोर्शन। तो इसके लिए क्या है, लेकिन अगर एक बात एज्यूम की जाए कि एक लड़का जो कि भाग रहा है और दूसरा लड़का पीछे से आ रहा है 1500 आरपीएम की स्पीड से भागता हुआ, लेकिन जो दूसरा लड़का था वो भी धीरे धीरे मतलब 1500 आरपीएम के आसपास भाग रहा है, 1500 से नहीं भाग रहा है। तो होगा क्या कि वो फिर ये चांस है कि वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ साथ भगा ले, क्योंकि वो पहले से भाग रहा होगा। ऐसी तो होता है जब आप ट्रेन पकड़ते हो, ज़्यादातर लोग ट्रेन को इस चीज़ से अच्छे समझ जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। जब आप कभी ट्रेन छूट रही होती है तो ट्रेन में चढ़ते हो, तो ट्रेन का हैंडल पकड़ने के बाद भी 2-4 कदम पहले आप भागते हो ट्रेन के साथ साथ, ताकि आप उसके वे में आ सको, फिर कूद जाते हो एकदम से। यही प्रोसेस है नहीं? फिर ट्रेन की जो रफ्तार है वही आपकी रफ्तार है, आराम से वही कहानी यहाँ पर अप्लाई होगी कि यदि हम किसी प्राइम मूवर की सहायता से, ध्यान से नोट करिएगा, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ भाई। यदि हम किसी प्राइम मूवर की सहायता से, इस प्राइम मूवर मतलब कोई इंजन हो सकता है या फिर कोई और डीसी मोटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसकी सहायता से यदि हम इसको घुमाना शुरू कर दें, यानी कि इस रोटर को मैकेनिकली घुमाना शुरू कर दें किसी एक्साइटर प्राइम मूवर की सहायता से, या कोई मोटर है, कोई जनरेटर है, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इंजन है, कुछ है, प्राइम मूवर है, उसकी सहायता से जब हम इस रोटर को घुमाना शुरू कर दें, इस रोटर को इस 1500 आरपीएम के आसपास घुमा दें। आसपास मतलब इसके नियर बाय, मतलब इसके आसपास की स्पीड तक इसको ले आए, तो होगा क्या कि फिर जब ये एन पोल के सामने एस पोल आएगा तो इन दोनों में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, और मैग्नेटिक लॉकिंग होने के बाद ये दोनों, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड में लॉकिंग हो चुकी है। अब जहाँ ऐसे जाएगा, एन को अपने साथ लेके जाएगा, इनका जोड़ा बन गया। अब ये हो गए निब्बा निब्बी, बन गया इनका जोड़ा। अब एन जहाँ जाएगा, एस को अपने साथ लेके जाएगा, चलो बेटा। और अब यदि आप
उस प्राइम मूवर को या एक्साइटर को हटा भी देते हो तब भी इनकी मैग्नेटिक लॉकिंग ख़त्म नहीं होगी और ये आराम से इसी प्रकार से घूमते रहेंगे साथ साथ रोटर। तो ये हमारी सिंक्रोनस मोटर की स्टार्टिंग थी। फिर से एक बार समझाना चाहूँगा, जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनता है। होता क्या है, 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड जो कि रोटेटिंग है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1504 पोल की मशीन है तो 1500 आरपीएम की स्पीड से रोटेट कर रहा है और डीसी द्वारा दिया गया मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, जिसके कारण से रोटर ना तो इधर घूमता ना इधर घूमता, वो एक ही जगह टिल्ट करता रहता है। फिर हम इस रोटर को किसी प्राइम मूवर की सहायता से इस 1500 आरपीएम के आसपास की स्पीड पर, सिंक्रोनस स्पीड के आसपास की स्पीड पर घुमाते हैं, जिससे कि अपोजिट पोल्स आने पर रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, रोटर के फील्ड में और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है और वो दोनों साथ साथ एक ही स्पीड से घूमने लगते हैं। और अब यदि हम उस प्राइम मूवर को हटा भी दें जिससे हम रोटर को घुमा रहे थे तो रोटर फिर भी घूमता रहेगा क्योंकि उसके बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो चुकी है। और अब यही वो कारण है जिसके कारण से इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। बताओ क्यों? इतना मैंने आपको वर्किंग समझाया, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी बुद्धि होगी तो आप मुझे इसका आंसर दे पाओगे कि इसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों है। मैंने बोला था तब बताऊंगा जब वर्किंग समझाएंगे, और मुझे लगता है कि वर्किंग अगर आपने ध्यान से समझ ली है तो मुझे इसका आंसर बताइए कि इसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों। बताओ भैया, इसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों 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 इसकी स्पीड कांस्टेंट है? क्यों मुझे जवाब नहीं मिलते तुम्हारी तरफ से? क्यों मुझे कभी कभी भूख लगती है? क्यों मैं अक्सर खाने की चीज़ों के एग्जाम्पल लेता हूँ? क्यों? बहुत सारे क्यों हैं। फिलहाल हम इस वाले क्यों की बात कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों होती है। तो या फिर इसकी स्पीड चेंजेबल क्यों नहीं होती, या फिर 100 बातों की एक बात कहें, इसकी स्पीड को चेंज क्यों नहीं कर सकते, बस ये बताना है। तो इसकी स्पीड को चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भैया हम इस सिंक्रोनस स्पीड को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला है 120F/P। नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करोगे तो सिंक्रोनस स्पीड बदल जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो सप्लाई से बिल्कुल स्वतंत्र है। वो उसी इसका जो रोटर है वो उसी स्पीड से घूमेगा जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा। और मैग्नेटिक फील्ड घूमने का मतलब हम उसको स्पीड को कंट्रोल नहीं कर रहे, फिर तो हम मशीन की सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं। तो होता क्या है कि चूँकि अगर हम इस रोटर की स्पीड को कंट्रोल करना भी चाहें तो मान लो कि रोटर की, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड घूम रही है 1500 आरपीएम, अगर हम सोचें कि रोटर को हम 1400 आरपीएम पर घुमाएं तो इनके बीच की मैग्नेटिक लॉकिंग ख़त्म, और मैग्नेटिक लॉकिंग ख़त्म तो फिर कहानी ख़त्म, फिर तो रोटर रुक ही जाएगा, फिर वही कहानी टिल्ट करता रहेगा। फिर आप इस पर प्राइम मूवर लगाएंगे, इसको घुमाएंगे, फिर मैग्नेटिक लॉकिंग कराएंगे, फिर इसको चलाएंगे। फिर से सुन लीजिए कि यदि इसमें इसलिए इसकी स्पीड चेंजेबल नहीं होती। अब यदि आप, और ये मोटर ओवरलोड पर भी वर्क नहीं करती, याद रखना। अब यदि आप इसमें ओवरलोड की कंडीशन आती है तो ओवरलोड की कंडीशन के कारण यदि इसकी स्पीड में थोड़ा सा भी फर्क पड़ता है, अक्सर आपने देखा होगा जब मोटर पर लोड पड़ता है तो मोटर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और करंट बढ़ जाता है। ये ज़्यादातर मोटर के हाथ में यही देखा है यार, ज़्यादातर मोटर में यही देखा है, जैसे कि पंखे पे पंखा पकड़ गया, लटक जाओ तो पंखा हल्का हल्का घूमने लगेगा, मतलब धीरे हो जाएगा, कोई वजन डाल दो उस पर तो धीरे घूमेगा। सेम मतलब लोड बढ़ने पर मोटर की स्पीड अक्सर कम हो जाती है। तो जैसे इस मोटर पर लोड बढ़ेगा इसकी स्पीड होगी कम, और जबकि इसकी स्पीड कम तो इनके बीच की लॉकिंग ख़त्म, और लॉकिंग ख़त्म तो भैया मोटर हो गई बंद, बात ख़त्म। ये पूरी कहानी है। मतलब इसका रोटर का सिंक्रोनस स्पीड से घूमना तय है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड से घूमते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में लॉकिंग हो चुकी है। अगर ये डीसी सप्लाई काट दोगे तब भी रोटर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई कट गई तो रोटर का ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, फिर तो दादाजी मर गए, फिर क्या फ़ायदा। क्योंकि प्लस माइनस अगर ये यहाँ से सप्लाई काट दिया, आपने डीसी सप्लाई काट दिया तो फिर तो ये मैग्नेटिक फील्ड ही खत्म हो गया। और जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं रहेगा तो सांस किसको, मतलब जब लॉकिंग किससे करोगे,
जब दादाजी के अंदर सांस लेनी तो उठा के घुमाओगे किसको? तो इसीलिए इसका सप्लाई का और ये रोटर का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से घूमना तय है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लो। 100% मैं यकीन करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी हमने आज अपने सिंक्रोनस मोटर को स्टडी कर लिया पूरा। सिंक्रोनस मोटर में इससे अलग कुछ भी नहीं है, बस क्या है कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इसके लिए इसमें डैम्पर बाइंडिंग वगैरह करते हैं। रही बात इसके रोटर्स की, तो इसके रोटर वही वाले रहते हैं जो पहले थे, जो हमारे अल्टरनेटर में रोटर थे वही इसके रोटर रहते हैं, सेलिएंट पोल और आपका क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल। सेलिएंट पोल वही ज़्यादा पोल वाला, सिलेंड्रिकल कम पोल वाला। ऑब्वियस सी बात है, सो फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात के लिए। सारी की सारी बातें वही थी। जो इसमें नई बात थी वो थी हमारी स्टार्टिंग इसकी, और इसकी स्टार्टिंग में हमने सबसे ज़्यादा समय खाया है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सबसे अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो भैया आप अपने 6 मंथ जेई बैच को शुरू करिए और आज की इस क्लास के साथ हमारी मशीन खत्म। हमने अपनी मशीन को कंप्लीट स्टडी कर लिया है आज। तो मशीन खत्म और आज हम डिस्कस और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सब्जेक्ट जिसका नाम है पावर सिस्टम। क्या नाम है? पावर सिस्टम। और साथ ही साथ मेजरमेंट खत्म हो जाएगा जल्दी एक आध दिन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 2 सब्जेक्ट हम लोग स्टडी करेंगे अब, पावर सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मशीन हो गई है खत्म, जेई बैच के लिए कंप्लीट मशीन खत्म। बस 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं सिंक्रोनस अल्टरनेटर के और मोटर के, उनको आप लोग को सेंड कर दूंगा। और बाकी कुछ भी डाउट हो तो मैं एक दिन 2 घंटे का लाइव क्लास ले लूँगा। आप मुझसे अपने सारे डाउट पूछ लीजिए, वहाँ पर मैं आपको आपके सारे डाउट्स की क्लासेस, सारे डाउट्स को लाइव सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है भैया? लेकिन अगर आप क्लास लेने पर एग्री करेंगे तो, वरना आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, जिसमें कि हम लोग पावर सिस्टम स्टडी करेंगे। मशीन खत्म, मशीन के सारे डाउट्स नोट करिए पेपर पर। लाइव क्लास में पहले आप मुझे भेज दीजिए कि सर इस दिन लाइव क्लास ले लीजिए, मैं आपको बता दूंगा लाइव क्लास कब होनी है। अब डाउट आप मेरे से वहाँ से पूछ लीजिएगा। ओके गाइस, चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले। थैंक यू सो मच क्लास को देखने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जेई बैच से जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए। यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी आ रही है, इतनी ईजी लेवल से तो भाई कोई पढ़ाता नहीं होगा। मैं बातों में यूँ सारा कॉन्सेप्ट हवा में बना के आपके दिमाग में कान के सहारे घुसा देते हैं अंदर। बस इस कान से घुस के इस कान से नहीं निकलने दिया करो, एक हाथ से ऐसा बंद कर लिया करो कान, ताकि यहाँ से घुस के यही रुका रहे, यहाँ ना निकल जाए। ठीक है? ओके गाइस, जेई बैच के साथ जितना हो सके अपने साथियों को, मित्रों को जोड़िए। और फीस अभी भी 1000 रुपीज़ ही है। 6 महीने में सारा कोर्स खत्म होगा, जिसके 2 सब्जेक्ट आज खत्म हो गए हैं। और आगे के बाकी इन 2 सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको पूरी मिलेंगी आज जिस भी बच्चों को जोड़ेंगे। ठीक है बच्चे? जेई बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नंबर पर मैसेज करिएगा, जो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।